हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात कर रहे हैं वाटर क्राइसिस की। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स एंड कंट्रीज कितनी है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। लेकिन अब बात है यहाँ पे डीसैलिनेशन की, कि आने वाले समय में अगर पानी की कमी हमको पूरी करनी है तो क्या हमारे पास एकमात्र सोल्यूशन ओशंस है कि अब हमको सी वाटर यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी जैसे डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करके ही हम पानी की कमी पूरी कर सकते हैं। तो इसी को हम एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ देयर आर फ्यू फैक्ट्स जो आपको मालूम होने चाहिए कि अर्थ का सरफेस 70% वाटर है, पूरे अर्थ के सरफेस पे, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% पानी है जो ड्रिंकेबल है, जिसको आप पी सकते हैं, बाकी फिट टू ड्रिंक नहीं है। अब 1% पानी है 70% में से जो हम पी सकते हैं, उसमें भी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वो अलग अलग है। तो मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि जितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ पे इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वैसा भी नहीं है। हॉट ड्राई रीजन्स में अगर आप देखेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं या लिविंग स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है। और ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो सी टोटल ग्लोबल वाटर ये है ओशंस में, ठीक है। इसमें से 2.5% ही आपका फ्रेश वाटर है। फिर 2.5% को यहाँ पे हम जूम करके देखें तो उसमें 68.7% वाटर आपका ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड है, ग्राउंड वाटर 30% है, और सरफेस पे जो पानी आपको दिखता है वो है 1.2%। फिर इसमें से भी जो सरफेस वाटर है या अदर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं, जो 1.2% हैं, इस 2.5% का 1.2%, और इस 1.2% का आप देख सकते हो कि ग्राउंड आइस, पर्माफ्रॉस्ट है, लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो पानी है, रिवर्स में 0.49%, स्वैम्प्स में 2.6% और सॉइल मॉइस्चर में 3.8%। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको पानी का अर्थ पे दिखाता है। अब हमने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आए, हम क्लाउड सीडिंग मेथड्स लेके आए कि आर्टिफिशियल बारिश करवाएं, इवन आइसबर्ग हार्वेस्टिंग भी लेके आए, लेकिन एट स्केल, मतलब छोटे छोटे एरियाज में ये टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर पाए। लेकिन जब हमको स्केलेबल, मतलब बहुत मास स्केल पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रूफ नहीं हुई। सो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, डीसैलिनेशन का, कि ओशंस को डीसैलिनेट करना, उससे ड्रिंकिंग वाटर लेना हमारे पास एक सोल्यूशन है उन एरियाज के लिए जहाँ पे पानी नहीं है। सो ओशन डीसैलिनेशन से हम क्या समझते हैं? देखो, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है कि हम थर्मल डिस्टिलेशन करें, रिवर्स ऑस्मोसिस करें और सॉल्ट को पानी से अलग करें। ये टेक्निक अब ग्लोबली भी यूज़ हो रही है। अराउंड 20,000 डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो करेंटली 170 देशों में चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े प्लांट्स, 10 लार्जेस्ट प्लांट्स आपको मिलते हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल में। तो डीसैलिनेशन के सबसे बड़े प्लांट्स यहाँ पे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 170 देशों में ये प्लांट्स चल रहे हैं। तो डीसैलिनेशन में आप ओशन से पानी लेंगे, आप सॉल्ट और मिनरल्स को अलग करेंगे और फ्रेश वाटर लेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस दिखेंगे। पहला चैलेंज है टेक्नोलॉजी का, कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ आप करें। चलो, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ गई। अब टेक्नोलॉजी में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी आपका इस प्रोसेस में जाता है। दिस इज़ एन इशू, कंसर्न वाली बात है। उससे बड़ी कंसर्न की बात कि ये जो प्लांट्स, डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं, इनसे ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होते हैं। आपके ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। थर्ड, कि ये जो सॉल्ट एंड मिनरल्स यहाँ पे बचे, इसका क्या किया जाए? अगर इसको हम फिर से ओशन में भेज देते हैं तो क्या होगा? ये जो हैवी सॉल्ट एंड मिनरल्स होंगे ये ओशन में नीचे तक जाएंगे और पूरा जो मरीन इकोसिस्टम है उसको बर्बाद करेंगे, क्योंकि जो मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिशेज हैं या प्लांट्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहने की आदत है। आप उससे ज़्यादा देंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इनफैक्ट पूरा का पूरा फूड चेन आपका डिसरप्ट हो सकता है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं इन डीसैलिनेशन प्लांट्स को लेकर, जो मैंने आपको इस डायग्राम पे फिलहाल समझा दिया है, बट आई शो यू द स्लाइड्स ऑल्सो। 47% वर्ल्ड का डीसैलिनेटेड वाटर जो है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ही प्रोड्यूस होता है। एरिड रीजन्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम है। अब कुछ देश हैं जैसे सिप्रस की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा 80% अपना पानी पीने के लिए डीसैलिनेशन पे डिपेंड करता है। अब वाटर
की जो पॉवर्टी है, जो स्ट्रेस है, वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर आप सब सहारन रीजन के बारे में बात करोगे। ग्लोबल वाटर क्राइसिस कितना गंभीर है, 2 बिलियन लोग जो हैं उनको साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता, 3.5 बिलियन पीपल हैं जिनके पास एक डिसेंट टॉयलेट नहीं है, 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो पुअर क्वालिटी एरियाज में रह रहे हैं। तो अगर देखो, इन सब से अगर पानी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को गरीबी में धकेल रहे हैं। कैसे? अगर साफ पानी का पानी पीने का नहीं मिलेगा, बीमारियां होंगी, बीमारियों से लोग स्कूल नहीं जाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। अल्टीमेटली आप लोगों को गरीबी में धकेल रहे हैं। या फिर एक्सेस भी नहीं होगा कि उनको मिल ही नहीं सकता है पीने का, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ेंगे साफ पानी की तलाश में। अगेन पुअर अटेंडेंस स्कूल में और वर्क में, दैट विल लीड टू lack of opportunity and economic development. अब मरीन इम्पैक्ट, डिसैलिनेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? तो पहली बात, जैसे मैंने आपको बताई, ये थोड़ा सा एनर्जी इंटेंसिव मैटर है। एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हो रही है। आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात कही। और दूसरी बात, 2% टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आपकी 4 डिसैलिनेशन प्लांट्स से हो रही हैं। प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, फिर हाई सैलिनिटी का भी इशू है कि अब देखो, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर पानी में कम होती जाएगी तो फिशेस सर्वाइव नहीं करेंगी, इकोसिस्टम भी आपका डिस्टर्ब होगा। या हाइपर सैलाइन वाटर जो है, जहाँ पे ज़्यादा आपका ये मिनरल्स और सॉल्ट्स रहेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ख़राब है और फूड चेन को भी डिसरप्ट करेंगे। इनफैक्ट केमिकल कंपाउंड जैसे कॉपर या क्लोराइड, जिनको प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, वो भी ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अब मुद्दा ये है कि अगर डिसैलिनेशन ही हमारे पास, ये हमने इम्पैक्ट्स पढ़े, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अगर हमारे पास यही तरीका है तो हमको इसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। तो पहला कंसर्न हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी में इशू है। तो भाई, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, स्पेशली फॉसिल फ्यूल से डिराइव्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप एक काम करो, आप रिन्यूएबल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ करो, जो सोलर या विंड पावर से जनरेट हो रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आपका ठीक होगा, राइट। फिर हमको यहाँ पे टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर हमको डिसैलिनेशन पे ही डिपेंड करना पड़ेगा तो एटलीस्ट ये जो सॉल्ट एंड मिनरल्स हैं, हाइपर सैलाइन कंडीशन क्रिएट करने से अच्छा हम इनको इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर में कहीं पे यूज़ कर लें, इस ब्राइन को कहीं यूज़ करें, शायद कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी चीज़ें बनाने के लिए। तो हमारा मकसद यहाँ पे डिसैलिनेशन में यही होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। और डिसैलिनेशन इज ऑब्वियस अ गुड वे पानी की कमी और लोगों को पानी एक्सेसिबल कराने के लिए, लेकिन हमको इसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। तो जब हमको कंसर्न्स पता है तो उन कंसर्न्स पे हमको वर्क करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट इज इट। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। रिमेंबर माई कोड वीरो यूपीएससी, और अभी बहुत शानदार ऑफर है, 25% फ्लैट ऑफ है। और अगर आप 2024 में प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपका रहना खाना अनअकैडमी के साथ होगा। हम आपको मेंस की तैयारी कराएंगे। आप फिलहाल आरएम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो ये मैंने ऑप्शन बताया मेंस वाला, ये सिर्फ आज से लेकर 31 मार्च तक ही है, उसके बाद ये ऑफर नहीं है। और 2026 मिशन फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप EMI पे कोर्सेज ले सकते हैं, दे आर पॉकेट फ्रेंडली, 0% EMI है। थैंक यू सो मच।